नमस्कार, आप देख रहे हैं अग्निपथ। मैं हूं आपके साथ श्री शुक्ला। यूपी जैसे बड़े सूबे में, बड़े राज्य में स्वास्थ्य की चुनौती भी बड़ी है। सरकार अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान दे रही है और बात बात पर यह सवाल भी उठता है कि डॉक्टरों की संख्या कम है। संसाधनों को भी बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद कोई बीमारी अगर बड़े पैमाने पर फैलने लगे तो नियंत्रण करना आसान नहीं होता। यूपी में इन दिनों डेंगू का प्रकोप कुछ ऐसी ही स्थिति में है और यूपी के करीब 20 जिलों में डेंगू पैर पसार चुका है। इस डेंगू की वजह से जिलों में मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। प्रदेश में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। जनवरी 2022 से लेकर अब तक प्रदेश में डेंगू से करीब 7,000 से ज़्यादा मरीज मिल चुके हैं। बीते साल इसी अवधि में डेंगू के 29,000 रोगी मिले थे, यानी बीते साल के मुकाबले इस साल अब तक 4 गुना कम मरीज मिले हैं। हालांकि डेंगू के कहर से मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज में अस्पतालों के वार्ड फुल हैं और मरीजों की लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिलती हैं। डेंगू के बढ़ते मामलों के लिए विपक्ष ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि सरकार छिड़काव, दवा और बचाव की पूरी व्यवस्था करने की बात कह रहा है। वहीं डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट तक ने सुनवाई की, जिसमें अदालत ने ये निर्देश दिया कि डेंगू की रोकथाम के लिए सभी वार्डों में कमेटी गठित कर मॉनिटरिंग की जाए। कोर्ट ने अधिकारियों को भी इस मामले में बोला कि वो लापरवाही ना बरतें और अगर आप बरतेंगे तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये निर्देश भी दिए हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुन लीजिए, फिर डेंगू की इस समस्या का हर हाल में हल कैसे निकले, इस बात पर हम चर्चा करेंगे और शुरुआत करेंगे। पिछली बार अक्टूबर में इसी माह में हमारे पास 17 से 18,000 मरीज थे और अब हमारे पास 7,000 मरीज कल रात तक हैं। सभी मरीज लगभग ठीक हो रहे हैं। किसी भी स्थिति में मरीजों को अस्पताल में भर्ती किए जाने के निर्देश दिए गए। मैं स्वयं रोज समीक्षा कर रहा हूं। प्लेटलेट्स की, ब्लड की, बेड्स की कोई कमी नहीं है, दवाइयों की कोई कमी नहीं है। हर स्थिति में सभी मरीजों को हम भर्ती करेंगे। मेरा हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन है, उत्तर प्रदेश की आम जनता से भी निवेदन है, अपने घर के आसपास साफ पानी किसी भी स्थिति में जमा न होने दें। में डेंगू फैल रहा है, डेंगू के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही, उसमें छिड़काव की, दवा की, इलाज की सारी। तो आपने सुना कि सरकार कह रही है कि हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सरकारी अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ रही है, उससे एक अंदेशा होता है कि कहीं दिन पर दिन ये संख्या ज़्यादा ना बढ़े। हम उम्मीद यही करते हैं कि डेंगू पर काबू किया जाए और इसकी संख्या ना बढ़े, लेकिन सिर्फ सरकार के अस्पतालों पर अगर हम निर्भर रहेंगे तब ये बात अधूरी सी हो जाएगी, क्योंकि इसमें नगर निगम का, नगर पंचायतों का, नगर पालिकाओं का अपना एक महत्व होता है। फॉगिंग की समस्या, बार बार कई जगह से इस तरह की समस्याएं आती हैं। हम लोग के पास फ़ोन आते हैं कि हमारे क्षेत्र में फॉगिंग नहीं हो रही है, हमारे क्षेत्र में मच्छर बहुत हो गए हैं, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं होती है। तो उस पर भी सख्ती से काबू पाना चाहिए। आपने पिछले दिनों सुना होगा कि किस तरह से जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उन लोगों ने भी किस तरह से एक कहा जाए मजाक किया था। आपको इलाहाबाद की घटना याद होगी, जहां प्लेटलेट्स की जगह पर जूस चढ़ा दिया गया, यानी घोर लापरवाही। अब इसमें पुलिस भी शामिल होती है। तो अब पुलिस को भी ये देखना है कि कहीं पर मरीजों के साथ, मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ ना हो रहा हो, फॉगिंग ठीक से हो रही हो, जल भराव ना हो रहा हो और साथ ही अस्पतालों में पूरी की पूरी जो मशीनरी है वो ठीक से काम करे। इस सच्चाई के बीच में कि डॉक्टरों की कमी है, इन सब पर मेरे साथ बात करने के लिए तमाम गेस्ट मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। अनूप संडा जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, शरद त्रिवेदी जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, कृष्णकांत पांडे जी हैं प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वैभव महेश्वरी प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के और डॉक्टर वैभव खन्ना हैं निदेशक हेल्थ सिटी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुख करूंगा शरद त्रिवेदी जी का जो कि प्रवक्ता हैं। त्रिवेदी जी, आपने डेंगू की समस्या सुनी होगी और इन दिनों मरीज़ भी बहुत सारे मिल रहे हैं। 20 से ज़्यादा ज़िले हैं जहाँ पर
ज़्यादा मरीज़ मिल रहे हैं डेंगू के। लखनऊ में भी मरीज़ मिल रहे हैं, और जो समस्या है वो ये है कि जो मरीज़ आ रहे हैं वो सरकारी अस्पतालों में तो आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर देखा जा रहा है कि लंबी लाइनें लग रही हैं, कतारें लग रही हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट, हमारे जितने 57 जिले हैं जो प्रभावित देखे गए हैं, उन जिलों में दवाएं और जो टेस्टिंग इक्विपमेंट भेज दिया गया है। आवाज़ गूंज रही है कुछ जी, मैं आवाज़ गूंज रही है जी, मैं इसको तो जी, आप अपनी बात कीजिए, उसको ठीक करवा। इक्विपमेंट भेजा गया है। दूसरी चीज़ कि 250 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस का इंतज़ाम किया गया है। 2200 राष्ट्रीय एम्बुलेंसेस हैं, 850 नई एम्बुलेंसेस लगाई गई हैं। और आप देखें कि 78% जो है वो चिकनगुनिया में नियंत्रण पाया गया है। डेंगू जो है वो करीब 65%, और जो जापानीज एन्सेफेलाइटिस और जो दिमागी बीमारी है, बुखार है, उसके ऊपर 95% नियंत्रण पाया गया है। पिछले साल इसी समय तक जो है तकरीबन 29,000 केसेस थे डेंगू के। अभी सिर्फ 7,000, आज तक 1 नवंबर तक सिर्फ 7,000 केसेस आए हैं। और 3.25 करोड़ घरों का सर्वेक्षण किया गया है जहां पे इस तरह की घटनाओं को लग रहा था कि घटित होंगी। उनमें से 9,000 घरों को नोटिस जारी किया गया है कि उन्होंने वहां पे ठीक से रखरखाव नहीं किया है। स्प्रे किया जा रहा है, हर्बल स्प्रे किया जा रहा है, फॉगिंग करी जा रही है, और हर तरह की सुविधा जो है वहां के मरीजों को मुहैया कराई जा रही है। और ये जो अभी हाल में ही प्राकृतिक आपदा थी, जो बाढ़ आई थी, उसमें जो जल भराव की समस्या थी, उससे ये डेंगू और ये इस तरह की बीमारियां फैलती हैं, उन पे भी नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। और आप देखें कि जिस प्रकार से बाकी बीमारियों पे भी नियंत्रण किया गया है, इस पे भी हमारी समझ से 1 महीने के अंदर अंदर नियंत्रण पा लिया जाएगा, क्योंकि समस्या इतनी गंभीर है और लोग इतने ज़्यादा हैं कि उसमें शुरू में दिक्कत आ रही है। लेकिन अब आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि 57 जिलों को चिन्हित करके उन पे पूरी तरह हर सुख सुविधा का वहाँ इंतज़ाम किया गया है। शरद जी, एक समस्या और एक शिकायत हमेशा से आती है हर छोटे बड़े ज़िलों से। हम लोग के जो साथी संवाददाता हैं वो बताते हैं, हम लोग के पास खुद आती है कि फॉगिंग नहीं होती है। जो नगर निगम है वो फॉगिंग ठीक से नहीं कराता है, इसकी वजह से भी मच्छर बहुत फैलते हैं। तो ये जो लापरवाही है, ये जो प्रशासनिक लापरवाही है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, 24 घंटे फॉगिंग करी जा रही है। सुबेरे 6 बजे से लेके दूसरे दिन 6 बजे तक 24 घंटे। वैसे फॉगिंग ज़्यादातर रात में की जाती है, लेकिन यहाँ दिन में भी फॉगिंग की जा रही, क्योंकि समस्या बहुत गंभीर। जैसे मैंने आपको बताया कि जो अभी जल भराव हुआ था, जो बाढ़ आई थी, वो इतनी गंभीर समस्या उसने उत्पन्न कर दी थी कि जिसके ऊपर काबू करने में कुछ दिक्कतें आ रही थी। लेकिन मैंने जो आपको बताया कि 29,000 केस थे पिछले साल, इस साल सिर्फ 7,000 केस हैं। तो हर तरह से कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही है। कुछ अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने एक्शन लिया है, जिसका नतीजा आज आपको दिख रहा है कि जो है केसेस कम हो रहे हैं, और जो हैं उन पे भी नियंत्रण पा लिया जाएगा, क्योंकि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कि जानलेवा है। तो ये एक प्राकृतिक आपदा से उपज होने वाली ये बीमारी है जिस पे नियंत्रण पाया जा सकता है और किया गया है। नहीं शरद जी, मैं इस बात से थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखूंगा, क्योंकि डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिससे जान भी चली जाती है। खैर, मैं रुख करता हूं अनूप सांडा जी का। अनूप सांडा जी, जिस तरह से व्यवस्था बताई है, शरद जी ने बताया कि सरकार ने व्यवस्था कर रखी है, हॉस्पिटल्स में व्यवस्था कर रखी है, एम्बुलेंसेस की व्यवस्था कर रखी है, इसके अलावा फॉगिंग के लिए भी निर्देश दिए जा चुके हैं। आपको लगता है कि जो सरकार ने व्यवस्था की है वो समुचित है और लोगों को पूरा का पूरा लाभ मिल रहा है उससे? देखिए, ये सरकार सिर्फ घोषणा और जांच की सरकार है। या तो घोषणा करती है, जांच करती है, और घोषणा का पहला अक्षर और जांच का दूसरा अक्षर मिला दीजिए तो बन जाता है घोंचू। ये घोंचू सरकार है जिसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी का बयान आपने ही दिखाया कि डेंगू के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब बराबर लोगों को धमकाते धमकाते ये आदत पड़ गई कि डेंगू को भी धमका रहे हैं। अभी बाढ़ की बात की शरद त्रिवेदी जी ने। बाढ़ के समय में क्या स्थिति हुई, भारतीय जनता पार्टी के ही एक सांसद माननीय ब्रजभूषण सिंह जी ने उसके बारे में एक बयान, वीडियो उनका जारी हुआ था, वो भी आप जान सकते हैं। जिन अस्पतालों में व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आंकड़े तो आपने पूरे बता दिए।
वो एक शेर अदम गोंडवी का था कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारे आंकड़े झूठे, तुम्हारा दावा किताबी है। तो ये हालत है। मैं सुल्तानपुर जनपद से आता हूं, मैं वहां के बारे में बताता हूं। वहां माननीय उप मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी ब्रजेश पाठक जी सरकार बनने के तुरंत बाद दौरा करके आए। उनके आने के तत्काल बाद उस अस्पताल की ये हालत हो गई कि वहां उनके आने के बाद से आज तक कोई रेडियोलॉजिस्ट भर्ती नहीं है। उस अस्पताल में आधा दर्जन से ज्यादा वेंटिलेटर आकर के रखे हुए हैं, लेकिन उन वेंटिलेटर को संचालित करने के लिए स्टाफ वहां नहीं है। और जिला महिला चिकित्सालय में संविदा के डॉक्टर काम कर रहे हैं, एक भी स्थायी सरकारी नौकरी का जो भर्ती का डॉक्टर नहीं काम कर रहा है। यह स्थिति है स्वास्थ्य सेवाओं की। सिर्फ बोलने से, सिर्फ मीठी बातें कहने से इनसे काम नहीं होने वाला। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है। आज मैंने एक समाचार पत्र में देखा कि कई इलाकों में महिलाएं इस बात को लेकर के प्रदर्शन कर रही हैं कि फॉगिंग कराई जाए, सफाई कराई जाए, जल भराव दूर कराया जाए। नगर निगम की बात आपने कही, नगर निगमों, नगर पालिकाओं में ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कब्जा है। क्यों नहीं सफाई समय से हुई? और जैसा कि आपने कहा कि कुछ अब जा रहा है, अब किट भेज दी गई है। सरकार का काम मौका आने पे काम करना नहीं होता है। ये सरकार की दूरदर्शिता होती है कि वो समय आने के पहले क्या समस्या आने वाली है उसको भांप करके, उसका आकलन करके, और वो समस्या आने के पूर्व उसके बचाव के पूरे उपाय करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, सरकार को विपक्ष पर हमला करने से, कमजोरों को धमकाने से, बयानबाजी से, बुलडोजर से, इससे फुर्सत मिले तब तो गरीबों का ख्याल करें, तब तो ख्याल करें कि कहां जा रहा है प्रदेश। आज उत्तर प्रदेश की जनता, इन्होंने राम के भरोसे चुनाव जीता और उत्तर प्रदेश की जनता को राम भरोसे ही छोड़ दिया है। आज उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी हैं। 108 नंबर एम्बुलेंस, 102 नंबर एम्बुलेंस आए दिन देखिए, उनके ड्राइवर कहीं पता चलता है कि डीजल के लिए बगैर गाड़ी खड़ी है, वो डीजल के पैसे मांग रहे हैं। कहीं 108 वाले ड्राइवर हड़ताल किए बैठे हैं कि साहब हमारा मानदेय, हमारा भुगतान नहीं हो रहा है। ये कौन सी सरकार है? ये सरकार नहीं है, ये तो बेकार है। और अगर इनके अंदर जरा भी शर्म बची हो तो इनको चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जनता से माफी मांगे। अनूप जी, लेकिन एक बात यह है कि जो विपक्ष होता है वो चाहे बीमारी का मुद्दा हो, यानी कि डेंगू का मुद्दा हो, पॉल्यूशन का मुद्दा हो, उसको कोई एजेंडा नहीं बनाता है। जब पब्लिक रिएक्ट करती है उसके बाद एजेंडा बनाया जाता है। कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होता है। डिबेट में मीडिया उठाएगी या फिर पब्लिक कहेगी तो उस पर फिर चर्चा होती है। लेकिन इसको कोई मुद्दा बना के सड़क पे उतर के जैसे और मुद्दों पे प्रदर्शन होता है, वो नहीं होता है। इसकी वजह नहीं लगती आपको कि फिर सरकार उतने तेजी से काम नहीं करती? उनको पता है कि कोई विपक्षी पार्टी तो मुद्दा बनाने से रही इसको। मैं आपके सवाल का जवाब में एक सवाल ही करना चाहूंगा, क्या सरकार को विपक्ष के प्रदर्शन का इंतजार करती है? नहीं, मैं कह रहा हूं अगर नहीं करती है, प्रदर्शन का इंतजार करना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूं नहीं करती, विपक्ष समाजवादी पार्टी, अगर फॉगिंग नहीं हो रही है, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से सक्रिय है जी, और लगातार उत्तर प्रदेश भर में जन समस्याओं को हम उठा रहे हैं। हमारी पार्टी पिछले 1 महीने में, हमारे संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जन समस्याओं को उठाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हालत यह है कि प्रदेश में एक समस्या हो तो करे। आप आज स्वास्थ्य को लेकर के लड़ रहे हैं। अभी साल भर पहले हम और आप बात कर रहे थे जब कोविड आया था, कोविड 2021, तब ऑक्सीजन की बात होती थी, तब तमाम चीजों की बात होती थी, तब भी सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया था। तो विपक्ष के सर के ऊपर ये ठीकरा फोड़ना कि विपक्ष ने इस पे आंदोलन नहीं किया। विपक्ष का आंदोलन, विपक्ष सरकार को सचेत करने का लगातार काम कर रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, धरना के माध्यम से। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार अपने कान में जब तेल डाल करके बैठ जाएगी और सरकार का एजेंडा लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, दवा, पढ़ाई नहीं होगा,
तब प्रदेश में वही होगा जो आज उत्तर प्रदेश में हो रहा। आप सोचिए कि कुशीनगर में एक स्ट्रेचर नहीं था, एक एक्सीडेंट का मरीज पड़ा हुआ है, उसका खून जाकर के कुत्ता चाट रहा है, ये विपक्ष जाकर के उसके लिए उस समय आंदोलन करता। इस सरकार की जवाबदेही नहीं है कोई। ये सरकार नफरत और बंटवारे के एजेंडे पे चल करके उत्तर प्रदेश को ठगने का काम कर रही है। वो जो जिसका आपने जिक्र किया वो भी मीडिया नहीं दिखाया, और डेंगू की जो प्रॉब्लम है वो भी मीडिया ही उसको लगातार उठा रहा है। मीडिया लोकतंत्र में एक लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ कहा जाता है जी। और आपके ही माध्यम से आज पूरा प्रदेश, पूरा देश जन समस्याओं को जानता समझता है, उसके ऊपर आगे अपने विचार रखता है जी। तो वो मीडिया ने दिखाया, वो मीडिया का कर्तव्य है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सरकारें दावा करे, बात बात में रामराज्य की बात की जाए, क्या रामराज्य ऐसा रहा होगा? ये तो राम को भी बदनाम कर रहे हैं। ये राम के भरोसे आई सरकार, मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि घोंचू सरकार, घोषणा और जांच करने वाली सरकार, काम न करने वाली सरकार, और जो समाजवादी पार्टी ने अच्छे काम किए थे 108, 102 नंबर एम्बुलेंस, उन कामों को भी पूरी तरीके से विध्वंस कर दिया। और आज उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा करके बैठ चुकी है। ये तो डेंगू है, अगर कहीं ईश्वर न करे कोई और गंभीर बीमारी आ गई तो इस सरकार के पास कोई जवाब नहीं होगा, कोई व्यवस्था नहीं होगी। चलिए कृष्णकांत जी के पास चलते हैं। कृष्णकांत जी, आपका स्वागत है। कृष्णकांत जी, आपको लगता है कि जो व्यवस्थाएं हैं और ख़ास तौर पर जो मेडिकल व्यवस्थाएं हैं वो सही हैं, उससे डेंगू से निपटने के लिए वो काफ़ी हैं? देखिए सुरेश जी, एक तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आज एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया, इंडिया न्यूज को धन्यवाद। और सर, दरअसल यहाँ जो अधिकारी हों, कर्मचारी हो या खुद मंत्री जी हो, डिपेंड करता है कि जो हमारा शासन और प्रशासन कैसे अपने लोगों से काम लेना चाहता है, डेंगू को समाप्त करना चाहता है, बीमारी से निपटना चाहता है या बीमारी को बढ़ाना चाहता है। इस सरकार के बनते ही, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। जैसे ही उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ब्रजेश पाठक जी लेते हैं, वैसे ही ट्रांसफर पोस्टिंग का दौर शुरू होता है। और उस दौर में एक उप मुख्यमंत्री, जो मंत्री से भी बड़ा पद है, और उनको कहना पड़ता है कि बड़ी भारी अनियमितता हमारे विभाग में हुई है और ये ट्रांसफर पोस्टिंग की मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं है। देख, मतलब शुरुआत कहां से हो रही है? इस विभाग के लापरवाही की। और उनका एशिया अपर मुख्य सचिव अमित मोहन जी कहते हैं कि यहां कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक हुआ है, कोई अनियमितता नहीं हुई है। यानी अपर मुख्य सचिव सीधे उप मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा करते हैं। पहली बार जोगी जी जैसे शपथ लिए, उनके शपथ लेते ही मस्तिष्क ज्वर का क्या हाल गोरखपुर में हुआ, सैकड़ों बच्चों का मरना और किस तरह से ऑक्सीजन, सारी चीजें पूरे प्रदेश ने देखा है। आज भी अभी भी गोरखपुर में उस पर बहुत पूरी तरह से कंट्रोल नहीं पाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का दूसरा कार्यकाल है। एक वक्त होता था, आपको भी पता है, जिस तरह से डीडीटी और फॉगिंग ये सबका छिड़काव होता था, आज कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। हाई कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय अगर स्वयं संज्ञान ले रहा है, डेंगू हो, स्वाइन फ्लू हो या इन चीजों का, और निजी तौर पर अधिकारियों को, चाहे सीएम हो या डीएम हो, अगर उनको हाजिर होने का और उनको उपस्थित होने का आदेश दे रहा हो, तो मुझे कहने में आपके चैनल पे जरा भी संकोच नहीं है कि सरकार के मुंह पे तमाचा है, स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री के मुंह पे तमाचा है। अगर हाई कोर्ट संज्ञान लेता, इस सरकार के नैतिकता के आधार पर एक दिन भी रहने का अधिकार नहीं है। और मैं तो पूछता हूं कि कितनी वैक्सीन केंद्र सरकार ने दिया, चाहे डेंगू हो, मस्तिष्क ज्वर हो, स्वाइन फ्लू हो। कम से कम यह सरकार श्वेत पत्र तो जारी करे। मैं कुछ डाटा देना चाहता हूं। 7 करोड़ की एक्सपायर दवा पकड़ी गई थी आदरणीय ब्रजेश पाठक जी द्वारा, जांच बैठाई गई थी। अभी हमारे सपा के मित्र बहुत अच्छी बात कह रहे थे, केवल जांच, केवल जांच, केवल जांच। मैं पूछ रहा हूं कि उस जांच में क्या हुआ है? आपके इस बड़े चैनल के माध्यम से मैं उप मुख्यमंत्री जी से पूछ रहा हूं कि 7 करोड़ की एक्सपायर दवा पकड़ी गई थी, क्या हुआ? किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रदेश का सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी और लखनऊ मुख्यालय का है, पर्चा काउंटर बढ़ाने का निर्देश उप मुख्यमंत्री ने दिया था। कितने बढ़े? मैं बता रहा हूं, एक भी नहीं बढ़े हैं। जिस प्रदेश में 6 साल से सरकार हो,
अभी हमारे भाजपा के मित्र कह रहे थे, बड़े अनुभवी व्यक्ति है, अभी वो कह रहे थे कि पिछले साल इतना था, इस साल इतना है। अरे पिछले साल भी आप थे, उसके पिछले साल भी आप थे, आज भी आप हैं। आप अपने से ही अगर आपको अपनी डाटा कंपैरिजन करना पड़ रहा है तो मैं तो समझता हूं इससे बड़ा दुर्भाग्य और हो नहीं सकता है। आज के अखबार में है साफ साफ, दवा नहीं मिली। एक डाटा आपका थोड़ा समय लूंगा मैं और देना चाहूंगा। जैसे ही आदरणीय ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का चार्ज पाते हैं, मैं डेट वाइज बताऊंगा, मेरे पास सारे प्रूफ हैं। मैं अगर आपके चैनल पे बोल रहा हूं तो प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। 5 अप्रैल 2022 को मैं केवल एक घटना का वर्णन एक जगह कर रहा हूं, पूरे प्रदेश का भी डाटा पूरा है मेरे पास। 5 अप्रैल 2022 को पहुंचते हैं निरीक्षण करने केजीएमयू में, और ठीक 9 अप्रैल 2022 को 3 घंटा एम्बुलेंस में तड़पकर महिला मरीज की मौत हो जाती है। मैं तो केजीएमयू के रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर को यह कहता हूं कि वो कितना बड़ा चैलेंज स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री को देते हैं कि 5 अप्रैल को ये उन लोगों को समझा बुझा के आते हैं और 9 अप्रैल को मरीज मर जा रहा है। ठीक 1 मई को 2 घंटा एम्बुलेंस में तड़प पर मरीज की मौत हो जा रही है। फिर पुनः हमारे उप मुख्यमंत्री जी 3 मई 2022 को जा रहे हैं उसी केजीएमयू में, और 7 मई 2022 को एचआरएफ की कालाबाजारी पकड़ी जा रही है। यूएचआईडी से दवाओं की कालाबाजारी पकड़ी जा रही है, महिला मरीज से छेड़छाड़ की जा रही है। वही 22 मई को बिना यूपीएस के सर्वर ठप, 26 मई को ट्रामा के तीबारदार के साथ बदतमीजी। और मैं आपको एक डाटा देता हूं, 5 साल में इनकी भारतीय जनता पार्टी की श्री जोगी जी की सरकार में जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी 23वें स्थान पे था, आज वो 75वें स्थान पे है। यह स्वास्थ्य विभाग केवल हमारे उप मुख्यमंत्री जी फोटो खिंचाएं, अब बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी बात करें, इससे काम नहीं चलता है। आज स्वास्थ्य मंत्री बन के रह गए हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी। चलिए मैं आपको रोकूंगा, मैं वैभव महेश्वरी जी के पास जाऊंगा। जी मैं वैभव जी के पास जाऊंगा। वैभव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि डेंगू से उत्तर प्रदेश में भी बुरा हाल है, और अगर आपकी जो आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, वहाँ पर भी डेंगू का बहुत प्रकोप है। दोनों ही जगह एक ही तरह की स्थिति है। वहाँ पर भी आप लोग बहुत बड़ा कैंपेन चलाते हैं कि डेंगू से रोकथाम की जाए। उत्तर प्रदेश के लिए आप क्या कहेंगे, क्यों यहाँ पर इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं, और क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश सरकार इससे निपटने में कामयाब है? श्रेय जी बहुत बहुत धन्यवाद कि ये आपने डिबेट का इतना सेंसिटिव टॉपिक रखा और जो आमजन की प्रॉब्लम से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। इस समय लोग इससे बहुत परेशान हैं। और डिबेट में मैं शरद द्विवेदी जी को सुन रहा था। शरद द्विवेदी जी को बहुत ही शुरू में तो बड़ा इंप्रेसिव तरीके से बात कर रहे थे, लेकिन बाद में इतना हास्यास्पद हो गया भाजपा प्रवक्ता का ये कुछ स्टेटमेंट। 2-3 चीजें हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ आ जाती है, बारिश आ जाती है तो डेंगू बढ़ जाता है। उनको शायद पता नहीं है कि डेंगू के मच्छर की प्रवृत्ति है कि वो गंदे पानी में नहीं होता, वो साफ पानी में होता है, दिन के समय अटैक करता है। फिर उन्होंने कहा कि 24 घंटे हम फॉगिंग करा रहे हैं। 24 घंटे फॉगिंग कराने से कुछ नहीं होता, और 24 घंटे फॉगिंग हो सकता है वो सपनों में करा रहे हो या कागजों में करा रहे हो, वो जनता के बीच में नहीं हो रही है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि खारिजी कर दिया कि डेंगू बीमारी कोई खतरनाक बीमारी। उन्होंने कहा इससे डेथ वेथ नहीं हो रही है, इससे कुछ नहीं हो रहा। लाशों से पट जाते हैं डेंगू के जब मरीज मरना शुरू होते हैं, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, और इतनी बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं कि मुझे लगता है कि बीजेपी को इसका कोई परवाह ही नहीं है। अगर प्रवक्ता टीवी पर बैठ के बोल रहा हो कि डेंगू की सीरियसनेस ही नहीं है, तो आप उसके इलाज के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में क्या ही बात करें। फिर तो सारे दावे खत्म हो गए। जब बीमारी खास नहीं है, जब पैरासीटामोल लेके ऐसे ही आपको ठीक हो जाना है, या हो सकता है कि ऊपर वाले की दुआ से ही आप ठीक हो जाएं, मोदी जी का नाम लेके ही आप ठीक हो जाएंगे, तो फिर प्रयासों की बात करना बेमानी है। सच बात यह है कि डेंगू के 2 स्तर पर रोकथाम की जाती है। हम जो दिल्ली में करते हैं, दिल्ली में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी इंटेंस पॉपुलेशन है, और एक बार दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रकोप हुआ था, आसपास के राज्यों से भी, और दिल्ली के अपने भी मरीज बहुत ज्यादा संख्या में वहां भर्ती होते हैं। सबसे पहले हमें नागरिकों को अवेयर करना पड़ता है कि डेंगू का मच्छर कैसे पनपता है। साफ पानी में होता है, घरों के आसपास रहता है, ऊंचा नहीं उड़ सकता, दिन के टाइम काटता है, तो लोगों को इससे बचाया जा सकता है अच्छे अवेयरनेस कैंपेन चला के। अवेयरनेस कैंपेन चलाने में भाजपा बहुत आगे है। कब? जब कोरोना में लाखों लोग मर जाते हैं तो ये कहते हैं कोरोना में भाजपा नंबर 1 थी, मैनेजमेंट करने में नंबर 1 थी। पूरे देश में, दिल्ली के मेट्रो में होर्डिंग लगा दिए इन्होंने कि कोरोना में यूपी में नंबर 1।
मोदी जी ने जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार पे वैक्सीन लगाई तो सारे देश में धन्यवाद धन्यवाद मोदी जी, ऐसा हमको लगा जैसे मोदी जी नेपाल के प्रधानमंत्री हैं और भारत उनका धन्यवाद दे रहा है, क्योंकि उनकी ड्यूटी थी सुप्रीम कोर्ट से फटकार खाकर उन्होंने। तो हालात ये है कि डेंगू की रोकथाम कैसे हो, इसका प्रचार प्रसार नहीं दिखाई पड़ रहा, इसकी अवेयरनेस नहीं दिखाई पड़ रही, और बीमारी हो जाने के बाद में फिर अस्पतालों में उचित मात्रा में बेड होने चाहिए। तो वैभव जी, आपको लगता है कि प्रचार करने भर से डेंगू की रोकथाम हो सकती है? क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ा गढ़ है अगर डेंगू की प्रॉब्लम की बात करें। आपने जैसे बताया कि अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं, लेकिन तब पर भी ऐसा नहीं कि दिल्ली में डेंगू के मरीज नहीं मिलते हैं। डेंगू के मरीज वहाँ पे बड़ी संख्या में मिलते हैं, और इन महीनों में, इस दौरान भी अभी भी वहां पर मरीज मिल रहे हैं डेंगू के। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि ये इसकी 2 स्तर पर रोकथाम होती है। नंबर 1, अवेयरनेस फैलाना, जिससे कि नागरिक डेंगू के मच्छरों को पनपने से रोक सके खुद भी, क्योंकि ये घरों में होता है, आसपास होता है, ये गटर में नहीं होता, ये गंदगी में नहीं होता, घरों में होता है। तो अवेयरनेस फैलाने से क्या होता है कि वो सरकार के भागीदार बन जाते हैं, जो नागरिक होते हैं वो भी साथ देते हैं, वो ध्यान रखते हैं कहीं पनप तो नहीं रहा, हमें इसमें क्या क्या सावधानियां लेनी है। हम अपने बच्चों को जूते मोजे पहना के बाहर भेजते हैं जिससे कि उनके पैरों में मच्छर ना काटे। तो इस तरह की पहले तो पॉजिटिव अवेयरनेस कैंपेन चलाने चाहिए, साइंटिफिक उसमें डिटेल होनी चाहिए कि किस तरह से इससे बचें, और जो मरीज इसके बाद भी आते हैं उसके लिए अस्पतालों में व्यवस्था करनी पड़ती है, और नागरिकों को ये पता होना चाहिए कि पहली बात तो डेंगू को रोकें कैसे बढ़ने से, और अगर हो जाता है तो फिर आगे करें क्या। लेकिन सरकार क्या करती है, मोदी जी नंबर 1, मोदी जी धन्यवाद, योगी जी नंबर 1, योगी जी धन्यवाद। ये ढोल पीट रहे हैं, ये तमाशे कर रहे हैं, ये फूहड़ प्रचार कर रहे हैं। इससे अच्छा था कि आप जनता को अवेयर करते, उनको फायदा होता। आप डिबेट में आके खारिज कर देते हो, आप कहते हो कि साहब डेंगू खतरनाक ही नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। किस तरह की सरकार है, क्या चला रहे हो, क्या कर रहे हो आपने कोरोना के टाइम में एक T11 नाम की 11 IAS अधिकारियों की टीम बनाई। T11 जो है कोरोना को रोकेगा। बड़ी मजेदार बात ये थी कि T11 में डॉक्टर एक भी नहीं था। कोरोना को उन्होंने बीमारी मानने से ही मना कर दिया, उन्होंने कहा IAS अधिकारी इसको रोकेंगे। तो T11 ने करा क्या, जो ऑक्सीमीटर जो है वो 250 रुपए 300 रुपए मिल रहा था, उसको 35 रुपए में खरीद लिया। उस पर एक SIT बैठा दी गई। फिर हमने उसके बाद वेंटिलेटर का घोटाला खोला, उस पर एक SIT बैठा दी गई। मैं तो कहता हूं जब इनकी सरकार बदले तो नई सरकार जो भी आए वो एक SIT इस बात की बिठाए कि पिछली पुरानी तमाम 500 SIT का हुआ क्या। एक SIT इस पे उसको होनी चाहिए, ये सारे के सारे जेल चले जाएंगे आप देखना। तो कुल मिला के ये कि सरकार को अब गंभीर होना चाहिए। नंबर 1, अवेयरनेस कैंपेन फौरन चलाए, और उसके बाद अस्पतालों में बिना लफाजी किए व्यवस्थाएं करें। डेंगू जो है बीमारी, उसकी कोई बहुत विशेष दवाइयां नहीं है। एक्सपर्ट्स उसमें सिर्फ कुछ प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहते हैं, जो कि अगर आप डेंगू के मरीजों को अगर समय से उपलब्ध करा पाए तो कोई भी जान जाने से हम बचा ले जाएंगे। साइंटिफिक मैटर है, साइंटिफिक तरीके से डील किया जाए। लेकिन क्या करते हैं नेता लोग, डिबेट में आके कुछ बात करते हैं और IAS अधिकारी अपने घोटाले का इंतजाम कर लेते हैं। ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में डेंगू का मैनेजमेंट। जी, मैं वैभव खन्ना जी के पास चलूंगा। वैभव खन्ना जी, एक बार बताइए कि डेंगू जो बीमारी है कितनी खतरनाक है, और दूसरी बात कि इससे बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए। दूसरा सवाल, क्योंकि तमाम दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, उनके अवेयरनेस के लिए भी। और तीसरी बात कि क्या डेंगू को पूरी तरह से इरेडिकेट किया जा सकता है। श्रेयस जी, एक बड़ी गंभीर समस्या को आपने उठाया है, तो आप इंडिया न्यूज़ चैनल बधाई के पात्र हैं। आज आपने 2 वैभव को बुलाया हुआ है। आप वैभव लोगों से इतने प्रभावित हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। देखिए, डेंगू आज की तारीख में समस्या है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सब अस्पताल, चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे कॉर्पोरेट हो, ऑलमोस्ट फुल हैं। उसमें बेड नहीं है। जहाँ जहाँ ब्लड बैंक और ब्लड कंपोनेंट्स हैं वो सब फुल हैं। तो ये हम मान के चलें कि समस्या है और समस्या गंभीर है। हालांकि सरकार उस पर मेहनत कर रही है, हम सब डॉक्टर्स मेहनत कर रहे हैं, सारे पैरामेडिक मेहनत कर रहे हैं, और सारे चैनल्स, मीडिया कर्मी मेहनत कर रहे हैं उसकी अवेयरनेस के लिए। अब आपने कहा गंभीर है, तो करना क्या है। देखिए, गंभीरता का कारण यह है कि जब ये बीमारी आती है तो ऑब्वियसली जाड़े से पहले आती है। जैसे ही विंटर्स आएंगे तो अपने आप खत्म हो जाएगी, वो 2 हफ्ते की बात और बची है। ये मच्छर प्रॉब्लम क्या है, दिन में है। प्रॉब्लम ये है कि साफ पानी में जब बताया मैं वैभव जी ने, तो हमको क्या करना है, हमको पानी को जमा होने से बचाना है, और घर में जो पानी होता है वो बर्तनों को बीच बदलते रहना है। पानी की बाल्टी हो गई, टब हो गए,
उसमें पानी मत रखें। बड़े बड़े बाहर अगर वो गमले हैं तो ना रखें ताकि पानी स्टेगनेंट ना हो। आपके पास फुल स्लीव कपड़े पहने, मच्छरदानी का प्रयोग करें, ज़रूर करें, और जो भी रिपेलेंट्स हो सकते हैं उनका प्रयोग करें। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप लोग सब सवेरे उठ के मॉर्निंग में वॉक करें या एक्सरसाइज करें और अपने आप को करें मजबूत। अगर आप मजबूत करेंगे तो आधा पैसे बच जाएंगे। खूब फ्रूट्स खाएं, खूब पानी पिएं और खूब हरी सब्जियां खाएं। अगर बीमारी हो रही है, अगर बुखार आ रहा है, तो फर्स्ट डे सेकेंड डे में अपने डॉक्टर को जरूर मिल लें, वो जांच करा लेगा। लेकिन प्लेटलेट्स कम होंगी, हर बुखार में कम होती हैं, उसके लिए पैनिक ना हो। पैनिक बिल्कुल ना हो कि 50,000 हो गए, पसीने पसीने आ गए, नहीं होंगे। 50 भी आएंगे, 40 भी आएंगे, 30 भी आएंगे, लेकिन ज़्यादातर मरीजों के 20 के बाद बढ़ ले आ रहे हैं। ये अच्छी बात है। आप आइए, डॉक्टर को दिखाइए, वो समझेगा, अपने हिसाब से भर्ती कर लेगा। ज़बरदस्ती डॉक्टर को मत कहिए कि हमको प्लेटलेट चढ़ानी है, नहीं नहीं, डोंट फोर्स योर डॉक्टर कि चढ़ा दीजिए। अगर बॉडी की रिस्पॉन्स पे रखिए भरोसा, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपके अस्पताल में ब्लड बैंक है, कंपोनेंट हैं, आपको कंपोनेंट मिल जाएंगे, तो उसके लिए परेशान ना होइए। हाँ, अपना खाना पीना, अपनी आराम, और बुखार को गिव ऑनर टू फीवर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल है मेरा। अभी आपने प्लेटलेट्स का जिक्र किया, तो ज़्यादातर हम लोग की एक कॉमन समस्या होती है, जितने भी लोग बैठे हैं वो लोग भी ये इस बात से दो चार होते होंगे। कोई बताता है मेरी प्लेटलेट्स 50,000 चली गई, 40,000 चली गई, 30,000 चली गई, कोई बताता है 20,000 चली गई। तो कौन सी वो अलार्मिंग स्टेज है जहां पर जाके ये हो जाए कि नहीं, अब हॉस्पिटल में एडमिट होना है और प्लेटलेट्स चढ़ाना है? क्योंकि कई जगह ये भी होता है कि प्लेटलेट्स उपलब्ध नहीं है, प्लेटलेट्स की कमी हो गई है। एक तरह से, जिस तरह से कोरोना में एक बार हुआ ऐसा कि इंजेक्शन रेमडेसिविर की कमी हो गई है, तो ऐसा होता है कि सब लोग प्लेटलेट्स चढ़ाने के लिए चलने लगते हैं। तो कोई एक ऐसी फिगर है कि जिसके बाद ये हो कि हाँ, अब हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना है और अब प्लेटलेट्स चढ़वाने हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका कि प्लेटलेट्स पे डोंट बिकम पैनिक। अगर हमारे पास मरीज आ रहे हैं, अधिकारी आ रहे हैं, बड़े के लोग आ रहे हैं कि 50,000 हो गई, ये सब भर्ती कर लीजिए। देखिए, अप टू 30,000 आपको सिर्फ घर में आराम करनी है। जब 20 और 30 के बीच में हो रहा है तो हम लोग सलाह दे रहे हैं भर्ती करने के लिए, सिर्फ भर्ती कर रहे हैं, मरीज पे कोई चढ़ा नहीं रहे हैं। अगर मरीज का ट्रेंड नीचे आ रहा है या उसके जो ब्लड काउंट आ रहा है उस स्लाइड में आ रहा है कि क्या उसका रोल है, बढ़ रही है, बढ़ने वाली है, बड़े स्टेज में है, या कम हो रही है और कम हो रही है। अगर कम हो रही है, लेकिन हाँ 10,000 और 15,000 के बीच में हम लोग एक्ट करते हैं, हम लोग उसमें एक्ट करते हैं और अपने हिसाब से जहाँ जहाँ ब्लड बैंक हैं, अगर आपके पास ब्लड डोनर है तो आपको वहाँ एचडीबी मिल जाता है, तो वो भी घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, लाइन लगेगी, टाइम लगेगा, लेकिन आपको एचडीबी मिल जाएगा अपने ब्लड उससे, और बाकी प्लेटलेट मिल जाएंगे ब्लड बैंक से। तो उसके लिए भी आपको पैनिक नहीं होनी है। हम जिस अस्पताल में हैं, बड़े बड़े अस्पतालों में हैं, अस्पताल फुल हैं, सबको लेकिन मिल रहा है। हाँ, 2 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे, हड़बड़ाइए नहीं। कोई मरीज 3 घंटे में कुछ होने नहीं जा रहा है आपका। 10 में 1 मरीज को प्रॉब्लम आ रही है, उसे कहते हैं हेमरेजिक फीवर वाली। तो अगर 10 मरीज भर्ती हो रहे हैं हमारे हाई ग्रेड के, तो 1 मरीज के ये प्रॉब्लम आ रही है जिसमें हाई ग्रेड है, उसको हम लोग आईसीयू में रख रहे हैं। बाकी सब मरीज अपने कमरे में अपने पलंग पे ठीक हो रहे हैं। तो बुखार तो हो रहा है, मरीज आ रहे हैं, भर्ती हो रहे हैं, फुल भी हो रहे हैं, कुछ पैनिक में आ रहे हैं, कुछ फोर्सिबली आ रहे हैं, और कुछ जो जरूरी है वो आ रहे हैं, तीनों आ रहे हैं जी। हमारी सलाह ये है कि अपने आप को करिए मजबूत कीजिए, घबराइए नहीं, बस इतनी सी बात जी। शरद जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी बताया कि प्लेटलेट्स चढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोगों में पैनिक हो जाता है कि प्लेटलेट्स उपलब्ध हैं, नहीं हैं, लाइन लग रही है। डॉक्टर साहब ने भी कहा कि बेड ज़्यादातर फुल हैं। तो सरकार के पास पर्याप्त बेड उपलब्ध हैं अभी भी प्लेटलेट्स के लिए? जो आपके पास ब्लड बैंक में व्यवस्था होनी चाहिए वो है? शुक्ल जी, मैं पहले हमारे सब मित्रों ने बहुत आरोप लगाए, मैं एक एक करके इनका जवाब दे देता हूं कि समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ा एक कैंसर अस्पताल, माननीय अखिलेश यादव जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था, बहुत बड़ा अस्पताल लखनऊ में खोला है, और उसमें लोगों को दिखाया कि मरीज़ आ रहे हैं, उनका इलाज हो रहा है।
और जब उनकी सरकार गई तो उसके बाद जब मरीज भेजे गए तो पता चला कि जो मशीनें थी वो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से लाई गई थी। वो दिखाने के लिए उनका इनॉग्रेशन हुआ, फोटो ऑप करे गए और उसके बाद वो सारी मशीनें वापस चली गई, डॉक्टर सब वापस चले गए। दूसरी चीज़, हमारे मित्र जो कांग्रेस के कह रहे हैं कि साहब इस तरह जो है लोगों की, मंत्री जी गए थे तो वहाँ पे लोग जो आए थे इलाज के लिए वो हताहत हो गए, उनकी मौत हो गई वहाँ पे। तो मैं उनको बता दूं कि दिल्ली में कोई उस समय न डेंगू था, न चिकनगुनिया थी, न एंसेफेलाइटिस, कोई बीमारी नहीं थी। माननीय मनमोहन सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री थे, दिल्ली में इनकी सरकार थी और केंद्र में भी इनकी सरकार थी, और मनमोहन सिंह जी के काफिले को निकलने के लिए 3 लोगों की 1 महीने में मौत हुई है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात गए थे तो उन्होंने जब देखा कि एक एम्बुलेंस जो है वो रुकी हुई है तो उन्होंने अपना काफिला रुकवाया और उस एम्बुलेंस को जाने के लिए कहा। और देखिए, आम आदमी पार्टी का कोई भी पार्टी मुकाबला नहीं कर सकती। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि हम तो मुकाबला नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके से, क्योंकि जहां जो उनके मुख्यमंत्री हैं जिस तरह का वो असत्य बोलते हैं, जैसे गांधी जी ने किताब लिखी थी सत्य की खोज में, इन्होंने किताब लिखी असत्य की खोज में। ये पहली पार्टी है जिसने अपने मुख्य सचिव अंशु प्रकाश जी की पिटाई करी है। ये पहली पार्टी है जिन्होंने कहा कि हम पराली जलाने की वजह से दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है और अब हमारी सरकार जैसे ही पंजाब में आएगी, देखिए दिल्ली को हम बिल्कुल प्रदूषण मुक्त कर देंगे। इनकी 4 महीने हो गए सरकार आए हुए। केंद्र सरकार ने 1,20,000 जो पराली निपटाने के लिए मशीनें दी थी वो पंजाब में पहुंची हुई हैं। इन्होंने कहा था कि हम सारी दिल्ली में केमिकल बांट रहे हैं जो पराली जला को रोकने के लिए, वो केमिकल ये पंजाब में क्यों नहीं दे रहे हैं मुझे नहीं पता। फिर इन्होंने कहा कि हम जब हमारी सरकार आएगी 5 साल के अंदर मैं यमुना में नहा के दिखाऊंगा आपको। जब दोबारा ये चुनाव में उतरे तो इन्होंने कहा कि नहीं, अब की नहीं, हम अब की बार हम अगर चुनाव सरकार आएगी तो हम फिर दिल्ली की यमुना में नहा के दिखाएंगे। दिल्ली के यमुना का ये हालत है कि मतलब पानी पीना और नहाना तो छोड़िए, जानवर तक वहाँ उसके आसपास जाने को तैयार नहीं। आप दिल्ली में निजामुद्दीन पुल पार करिए, आपको खिड़कियां बंद करनी पड़ेगी, जो हालत यमुना की है दिल्ली में। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम दिल्ली में 15 लाख कैमरे लगाएंगे। जो RTI की एप्लीकेशन है उसमें ये रिपोर्ट आई है कि इन्होंने 2.5 लाख कैमरे लगाए हैं। ये मतलब इस स्तर पे अगर कोई पार्टी असत्य बोल सकती है, हम तो मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और दिल्ली में तो कोई दिक्कत नहीं, दिल्ली की तो आबादी पढ़ी लिखी है, कम से कम उत्तर प्रदेश से तो ज्यादा पढ़े लिखे लोग और शिक्षित लोग दिल्ली में हैं। तो इनको क्यों नहीं बताते दिल्ली में क्यों डेंगू हो रहा है। आज की तारीख में 4,000 लोग दिल्ली में हैं और दिल्ली उत्तर प्रदेश की आबादी का शायद 10वां हिस्सा है, तो वहां डेंगू क्यों हो रहा है। दिल्ली में क्यों चिकनगुनिया हो रहा है? इस बात का जवाब ले लेते हैं। दिल्ली में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये इतना अवेयरनेस कैंपेन रन कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए दिल्ली में। वो कह रहे हैं कि भाई चलिए हमारी तो आबादी भी बड़ी है, आपका तो स्टेट बहुत छोटा है, तब भी 4,000 मरीज है, क्यों डेंगू हो रहा है? लेकर पॉलिसी में इन्होंने ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को दिया है। मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि इन्होंने हमारा मैनिफेस्टो के पॉइंट्स इतने ध्यान से पढ़ रखे थे और उसकी डिलीवरी पर इतना ध्यान दे रहे हैं। बस थोड़ा सा एडवाइस ये था कि अपना भी मैनिफेस्टो पढ़िए, उस पर भी डिलीवरी पर ध्यान दीजिए और ऐसे ही सवाल पूछिए, ये हेल्दी चीज है। आप अपने ऑपोजिशन की पार्टी से हेल्दी तरीके से पूछिए कि आपने ये वादा किया था क्यों नहीं हुआ, प्रामाणिक तरीके से उनसे आप बात करिए, तो ये बहुत अच्छा है, हम इसका वेलकम करते हैं। जैसे आज प्रधानमंत्री जी को एक क्लासरूम आर्टिफिशियल बना के वहां बैठ के उसकी फोटो जारी करनी पड़ी कि मैं भी बच्चों के क्लासरूम जाता हूँ, मैं खाली वहीं नहीं जाता हूँ जिसके लिए आप लोग मुझे फेमस मानते हैं। हालांकि वो क्लासरूम फर्जी निकला। प्रधानमंत्री जी को मोरबी का पुल टूटने के बाद 2 दिन बाद वहां जाना पड़ा, क्योंकि 2 दिन अस्पताल की रंगाई पुताई करनी थी, वहां के जो मरीज थे उनको ब्यूटिफाई करना था, उनके प्लास्टर सही करने थे। तो ये फोटो ऑप्स वगैरह करने में इतना ज्यादा टाइम और एनर्जी चली जाती है कि ये बाकी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते। बहुत सी चीजें ऐसी। दिल्ली में डेंगू का कारण ये है कि दिल्ली में पॉपुलेशन डेंसिटी अच्छी खासी है और दिल्ली में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ के मच्छर, भाई जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से डेंगू का जो ये समय पीक होता है तो केसेस आते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक आपने उठाया वो ये है कि इसकी हैंडलिंग कैसे कर रहे हैं, क्या हम अपनी जनता को इससे लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं या नहीं, नंबर 1। और उसके बाद भी अगर ये बीमारी आ जाती है तो इसको हैंडल करने के लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है या नहीं, नंबर 2। इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। आप यहाँ के डाटा वहां के डाटा बता रहे हो। आज हम यहाँ के अस्पतालों में, यूपी में अगर सरकारी अस्पताल में चले जाएं तो हाउ एक्यूट यू आर, आप कितना तैयार हैं उसको डील करने के लिए।
आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में इतना फंसे हुए हैं होर्डिंग्स लगाने में, बोर्ड लगाने में। भाई इस समय अपने होर्डिंग्स को आप जरा सा थोड़ा सा बदल के महिमा मंडन के बजाय अवेयरनेस पे ले आइए। आपके पास तमाम डिजिटल साधन है, प्रचार माध्यम है, जिसमें आप दिन रात मोदी मोदी योगी योगी करते रहते हैं। आप उसको थोड़ा सा डेंगू पे ले आइए। 1 महीने की तो बात है, उसके बाद डॉक्टर साहब बता ही रहे हैं कि 1 महीने बाद खत्म हो जाएगा। या तो फिर आप ये कह दीजिए कि हमें मालूम है 1 महीने बाद खत्म हो जाएगा, इसलिए 1-2 महीने अपने ऐसे खींच देंगे। आप बता देंगे 24 घंटे फॉगिंग हो रही है, फिर डेंगू अपने आप जब बीत जाएगा तो होर्डिंग लगवा देंगे, डेंगू में नंबर 1, डेंगू में नंबर 1, मैनेजमेंट में नंबर, क्योंकि वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो टॉपिक से डेविएट होकर आप यमुना नदी और गंगा नदी और दुनिया भर में घूम आए, लेकिन हमारे यूपी के अस्पतालों में मरीज जो पहुंच रहे हैं उनके इलाज नहीं हो रहा, और लोगों को ये पता नहीं है, और डेंगू बुरी तरह फैल रहा है। मिसमैनेजमेंट का हम शिकार है। इसके लिए कुछ करिए। और डेंगू को गंभीर बीमारी है, अगर ठीक से हैंडल नहीं किया जाए, इसको मान लीजिए, इससे बहुत बहुत बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं। इसका मजाक मत उड़ाइए। जी कृष्णकांत जी, ये बताइए कि जिस तरह से वैभव जी सजेशन दे रहे हैं कि आप होर्डिंग लगाइए, अवेयरनेस कीजिए, तो आपको लगता है उत्तर प्रदेश में अगर होर्डिंग लगाया जाए, अवेयरनेस किया जाए और होर्डिंग्स के जरिए लोगों को बताया जाए तो सरकार को इस डेंगू की बीमारी से काबू पाने में आसानी रहेगी? उत्तर प्रदेश में तो इतनी होर्डिंग लग रही है कि अगर यहाँ नियुक्ति पत्र भी बांटा जाता है तो होर्डिंग लगती है। उत्तर प्रदेश से ज्यादा प्रचार प्रसार किस जगह पे होता है? दूसरी चीज, हमारे भाजपा के मित्र ने कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा है मनमोहन सिंह जी की सरकार का जिक्र किया, वो आगे नहीं आते, वो तो पंडित नेहरू पे नहीं गए, वो मोदी जी के लिए छोड़ दिए हैं, ये तो मनमोहन सिंह जी तक गए। मैं इनसे पूछ रहा हूं, हम वह पार्टी है कि शिवराज पाटिल जी केवल एक दंगे में एक बार ड्रेस बदलते हुए देखे गए टीवी पर, और तुरंत उनको मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। शरद जी, हम कांग्रेस हैं, हम देश के लिए लड़े, हम संघ नहीं, हम भाजपा नहीं। मुझे गर्व है, हमारी सीटें 2 हो सकती हैं, लेकिन हम कांग्रेस, हम इस देश के लिए हैं, ये हमें गर्व है। शरद जी, यह गर्व आपको कभी नहीं होगा। दूसरी चीज, माधवराव सिंधिया जी, एक मामूली एक्सीडेंट रेल का हुआ था, इस्तीफा दिए, हम वह पार्टी हैं। और सुनिए आप जरा, बहुत हाल की घटना, मोरबी में जिस तरह से पुल टूट रहा है, उसके भ्रष्टाचार का जिस तरह से पर्दाफाश हो रहा है, जिस तरह से आरोपी बचाए जा रहे हैं वहां पे, और हैट लगा के प्रधानमंत्री जी का फोटो, वो भी 2 दिन बाद पहुंच रहे हैं अस्पताल में देखने। मात्र 30 मिनट की दूरी पर उनकी मीटिंग चल रही थी शरद जी, और मीटिंग का प्रोग्राम कल्चरल प्रोग्राम हो रहा था, रोका नहीं गया। 400 से ज्यादा लोग मर गए, अपनी जान गंवा बैठे, रोका नहीं गया। फोटो शूट हो रहा था, और दूसरे दिन जहां अस्पताल में गए, जहां मातम का माहौल था, वहां रंगाई पोताई, रेड कारपेट बिछाया। ये तो वैभव जी ने भी बताया। मैंने जो सवाल किया, कृष्णकांत जी, मैंने जो सवाल पूछा, मैंने जो सवाल पूछा, हम लोग का विषय, सर हमारा विषय डेविएट हो जाएगा, हमारा विषय डेविएट हो जाएगा। बताना जरूरी है। हमारा विषय देखिए, पब्लिक अवेयरनेस के लिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। डेंगू पर क्या कार्रवाई हो रही है, हम इस पे काम कर रहे हैं। तो मेरा ये एक सवाल था, वही सवाल मैं दोहरा रहा हूं कि क्या अवेयरनेस से, होर्डिंग लगाने से, क्या ये जो समस्या है ये कम हो जाएगी? मैं आपका जवाब दे रहा हूं, मैं आप ही का जवाब दे रहा हूं। होर्डिंग लगाने मात्र से समस्या का समाधान नहीं होगा जब तक सरकार जिम्मेदार नहीं होगी। सरकार का मंत्री केवल फोटो खिंचाने में व्यस्त नहीं होगा। मैं अब आपके दर्शकों के लिए 2-3 बात बताना बहुत आवश्यक है। आपको सुनना पड़ेगा कि जिस मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर इलाज के लिए रखे गए हैं, वहां वीसी की बाबूगिरी के लिए ओएसडी और उप कुल सचिव बनाए जाते हैं। डॉक्टर कैसे इलाज होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं एकदम एक डाटा, मैं बिना प्रूफ के नहीं बैठा हूं, बस सब प्रूफ है मेरे पास। दूसरी चीज आपको सुनना पड़ेगा, ब्रजेश पाठक जी के निरीक्षण एवं हिदायतों के बाद भी किसी भी अस्पताल की सुधार नहीं हुआ। 6 अप्रैल 2022 को 3 घंटा पर्चा एम्बुलेंस में रह गया मरीज और मर जाता है। 17 अप्रैल 2022 को एक मंत्री का जवाब नहीं दिया जाता केजीएमयू द्वारा। और आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि एक बेचारा तड़पता हुआ मरीज 2 घंटे एम्बुलेंस में रहता है। ये तो आपने बताया था जी। मैं अनूप संडा जी का जी आइए, आप बता चुके हैं। अनूप संडा जी ये बताइए कि और इनका भ्रष्टाचार, आपने तमाम डाटा बताए थे। स्टोर में इनकी दवा बेची गई। अनूप संडा जी ये बताइए कि जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने
इसका संज्ञान लिया इस पूरे मामले का, और उसके बाद खास तौर पर उसने अधिकारियों को कहा कि अगर आपने ठीक से काम नहीं किया तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आपको नहीं लगता कि कहीं अधिकारियों के अंदर लापरवाही है? देखिए, आपने सवाल बिल्कुल ठीक उठाया। स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे पे अगर उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ जाए, अधिकारियों को निर्देशित करना पड़ जाए, तो इसका मतलब है कि अधिकारियों को सरकार का भय नहीं है और सरकार को जनता का भय नहीं है। अभी आपने भाजपा के प्रवक्ता महोदय को सुना, अगर विषय से भटकाने की कोई प्रतियोगिता होती तो इसमें स्वर्ण पदक जीत जाते। अब ये बताने लगे कि मनमोहन सिंह के काफिले में कौन सी एम्बुलेंस रुक गई थी और प्रधानमंत्री जी ने एम्बुलेंस को जाने दिया। भैया मुझे बता दीजिए, प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है सुरक्षा का, देश के गृह मंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिए अगर प्रधानमंत्री के काफिले में कोई एम्बुलेंस चला गया तो। ये सुरक्षा की गंभीर चूक है। आप डेंगू की बात नहीं कर रहे हो, आप 6 साल पहले पता नहीं कौन से कैंसर अस्पताल की बात कर रहे हो। अरे श्रीमान, थोड़ा शर्म खाइए। जनता ने आपको वोट देकर के सरकार बनाया है, कम से कम ये तो सोच लीजिए। लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि असत्य, असंवेदनशीलता, अदूरदर्शिता ये आपकी विचारधारा के मूल तत्व हैं। आपको जनता के दुख से नहीं मतलब है। मुख्यमंत्री जी हिमाचल में चुनाव लड़वा रहे हैं श्रेय जी, वहां जाकर के भाषण दे आ रहे हैं। अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता है क्या? और आपने एक बात पिछली बार कही थी कि विपक्ष क्यों नहीं करता। विपक्ष लोकतंत्र में सरकार को सचेत करने वाली शक्ति होता है। सरकारें विपक्ष के उठाए मुद्दों पर कार्रवाई करती हैं। नहीं, मेरा ये कहना था कि डेंगू को लेकर, पॉल्यूशन को लेकर आप लोग कोई बड़ा प्रदर्शन तो करते नहीं है। मैं उसी बात पे आ रहा हूं। ये सरकार तो जो प्रदर्शन हो जाते हैं तो उसके ऊपर तो शत्रुता थाप देती है और उन मुद्दों पे कहना नहीं चाहती। आप तो सुनते हैं मुख्यमंत्री जी की भाषा, अभी पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री जी की भाषा आपने सुनी होगी। तो विपक्ष को डरना थोड़ी ना चाहिए। नहीं, डरने का कोई सवाल ही नहीं है जी। हम तो ये कहना चाहते हैं कि हम समाजवादी लोग हैं। हम इंदिरा गांधी के आपातकाल से नहीं डरे। जब संघ के लोग माफी मांग रहे थे तब समाजवादियों ने कुर्बानी दी है लोकतंत्र की रक्षा के लिए। डरने की क्या बात है समाजवादियों के लिए? हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, और रो रो के बात कहने की आदत नहीं रही। जी जी, ये समाजवादियों का काम है जी। लेकिन प्लेटलेट्स की उपलब्धता नहीं है। अब शरद जी ये कह रहे हैं कि साहब विपक्ष को जवाब देना चाहिए। कुल मिलाकर के बात यह है कि स्वास्थ्य मंत्री जी मात्र दौरा कर रहे हैं, और अगर आप 2 मिनट मुझे दें तो मैं एक कहानी सुना दूंगा, उसमें पूरी बात का जवाब आ जाएगा। 30 सेकंड में दीजिएगा। 30। एक जंगल में लोकतंत्र आ गया, चुनाव हो गया, बंदर राजा हो गया। अब अगले ही दिन एक बकरी का बच्चा डूबने लगा ना एक तालाब में। बकरी बंदर के पास गई, उसने कहा हमारे बच्चे को बचा लीजिए। अब वो बंदर पेड़ पे चढ़ गया पास में, एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी डाल से तीसरी डाल, तीसरी डाल से चौथी डाल, चौथी डाल से 5वीं डाल कूदने लगा। बकरी ने कहा महाराज बच्चा बचाइए। तो बंदर ने कहा भाई बच्चा बचे न बचे, लेकिन मेरी भागदौड़ में कोई कमी हो तो बताओ। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। जी, शरद जी कुछ कहना चाह रहे थे, हाथ खड़ा कर रहे थे जी। शुक्ल जी, जब वायरस आया था तो इनकी पार्टी के और इनके सहयोगी खुद कह रहे हैं कि एसी वाली पार्टी ये बाहर नहीं निकले। जब वायरस अपने प्रकोप में था, जब हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव घर-घर जाके भोजन बांट रहे थे, जब पुलिस वालों को कहा गया था वो लोग जाके घर-घर भोजन बांट रहे थे, चावल बांट रहे थे, आटा बांट रहे थे, तब ये समाजवादी पार्टी के जो मसीहा हैं वो उस समय कहाँ चले गए थे? कम से कम विपक्ष में होने के बावजूद ये जा सकते थे, अपना काम कर सकते थे। इन्होंने क्यों नहीं किया? जब वायरस अपने प्रकोप में था तो ये घर में बैठ गए, जब चुनाव आया तो ये फिर बाहर निकल आए। अरे जब आप जनता की सेवा में आए हैं तो कम से कम आपको पूरे, जब वेग में था तब आपको आना चाहिए था। आपको कुछ आपके लोगों को निकलना चाहिए था। हम लोगों ने कैंप लगाए थे, हमने भोजन के कैंप लगाए थे, हमने वैक्सीनेशन का 50 करोड़ वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में किया है। जी जी जी, मैंने सुना जी। एक कुछ अनूप संडा जी कुछ जवाब देना चाहते हैं। ये मैंने पहले कहा कि असत्य पर आधारित है। ये हमारी पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। मैं जिस जनपद से आता हूं, अपनी पार्टी के नेताओं से पूछ लीजिए कि सुल्तानपुर में जब कोरोना का दौर था तब किस पार्टी के लोगों ने काम किया, आपको मालूम है?
मैंने 1.5 महीने तक भोजन बांटा। मुझे एसडीएम के यहाँ से चेतावनी पत्र मिला कि आप शपथ पत्र दीजिए कि किसी को नुकसान नहीं होगा आपके भोजन से। आप लोग तो वो लोग हैं कि कोई अच्छा काम करे तो उसको करने भी नहीं देते हैं, और उसके बाद आप विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं। हमारे लोगों ने लखनऊ में काम किया, हर जगह काम किया, और आप कहाँ थे? नहीं लगा रहे हैं, आप तो खाली लगा रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री तो खाली होर्डिंग लगवा रहे थे, आप तो बुलडोजर चलवाने की तैयारी कर रहे थे। अरे महाराज, सत्ता में है, थोड़ा सा तो नरमी ले आइए। चलिए, मैं डॉक्टर साहब नहीं तो फिर जनता का क्रोध भी बड़ा विचित्र होता है। डॉक्टर वैभव खन्ना, मैं डॉक्टर साहब का मैं रुख करूंगा। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इस डेंगू का अभी तो पीक चल रहा है, तो इसका पीरियड कितना है, लोगों को कुछ राहत कब तक मिलेगी, क्या है? देखिए शुक्ला जी, जैसे ही जाड़ा आता है विंटर्स में ये मच्छर अपने आप कम हो जाता है, ये अच्छी बात है। और जाड़ा जो रोड पे है बैठा हुआ है, तो मैक्सिमम 2 हफ्ते के अंदर मुझे उम्मीद है कि ये अपने आप डिक्लाइन हो जाएगा। लेकिन 2 हफ्ता बहुत लंबा टाइम होता है, और अभी बीमारी गंभीर है और अस्पताल अभी फुल हैं, तो हम ये कहेंगे अभी प्रिवेंशन करो। जैसा आप लोगों ने कहा, वैभव जी ने कहा, औरों ने कहा, सरकार भी ऑलरेडी अवेयरनेस कर रही है, आप भी कर रहे हैं, और सरकार अपने तरह इलाज की कोशिश कर रही है। फॉगिंग हो रही है, तो फॉगिंग, अपना रहन सहन, अपना खाना पीना, अपना पानी पीना, अपने फ्रूट्स खाना, और अपने आप लोगों का अवेयरनेस करते रहें। आप अगर आप करते रहेंगे, बचे रहेंगे। अगर मान लो बुखार हो भी जाए तो नो पैनिक, आप जो बताया है हमने करते रहिए, उस हिसाब से डॉक्टर से मिलते रहिए। 99% लोग इससे बचे रहेंगे। 1% लोग जो जाएंगे उसके लिए आईसीयू की व्यवस्था है, वहाँ आप जाइए। और अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर अस्पताल में अब वहाँ पे ब्लड की व्यवस्था हो गई है, तो आप उसके द्वारा जाके, हाँ लाइन लगी हुई है, कंपोनेंट में लाइन लगी हुई है। आपसे गुजारिश इतनी है कि डोंट क्रिएट पैनिक, चुपचाप लाइन से लेके ब्लड ले लीजिए, क्योंकि 2-3 घंटे के अंदर हाहाकार नहीं मचने जा रहा है। आप जब हाहाकार मचाते हैं उससे दिक्कत आती है। तो अगर आप शांति से काम कर रहे हैं, हम लोग डेफिनेटली, जब कोरोना से जीत लिया हमने, तो डेंगू से भी जीत लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर आप लोगों का सहयोग है। जी, मैं फाइनल कमेंट सबसे चाहूँगा, वैभव जी के पास सबसे पहले जाऊँगा, वैभव महेश्वरी जी के पास। वैभव जी, ये बताइए कि पॉलिटिक्स तो बहुत हो गई, पॉलिटिकल एक दूसरे पे आरोप भी लगेंगे, प्रत्यारोप भी लगेंगे, लेकिन क्या मैसेज पब्लिक को देना चाहते हैं आप लोग, जिससे ये जो डेंगू है, ये डेंगू कम से कम फैले? श्रेय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी कोई बीमारी होती है या देश के ऊपर, प्रदेश के ऊपर कोई आपदा आती है, तो पक्ष और विपक्ष सबका काम होता है कि कंस्ट्रक्टिव तरीके से उसको डील करें। अगर सरकार कोई प्रयास कर रही है तो आप उसमें सहयोग करें। अभी कोरोना के टाइम पर खुद मुख्यमंत्री जी ने अपील करी, हालांकि वो दिखावे की अपील थी, बाद में साबित हुआ कि सभी लोग इस समय पर राजनीति ना करें और लोगों की मदद करें। लोग मर रहे थे बुरी तरह से, सभी ने अपने किसी न किसी को खोया। उस समय बड़ा ही खराब मंजर था। आम आदमी पार्टी ने भी उस समय लखनऊ से शुरुआत करी और फ्री ऑक्सीजन के ऑटो चलाए। लोग कॉल करते थे, हम लोग वहाँ फ्री ऑटो भेज देते थे, हॉस्पिटल ले जाया जाता था। इन लोगों ने बाकायदा हमें बताया कि हमारे 5 ऑटो पकड़ लिए पुलिस वालों ने और कहा कि मुख्यमंत्री ऑफिस से फोन आया है, मेरा नाम वैभव जी, मैं आपको रोकूंगा, मेरा सवाल, समय कम है, मेरा सवाल सिर्फ इतना है, मैं उसी पे आ रहा हूं जी, मेरे बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, जिससे सब लोग अपना अपना पक्ष रख सकें। कहने का मतलब ये है कि आप जब कह रहे हो कि पक्ष और विपक्ष सब साथ में काम करें, हम काम करने को तैयार भी हैं, साथ में हम काम भी कर रहे हैं, और आप उसको फिर पकड़वा रहे हो, आप राजनीति कर रहे हो। आज ये डेंगू का सवाल है, आप पक्ष और विपक्ष सबको साथ ले लीजिए, कहिए भाई घर घर जाके, आपके तो पन्ना प्रमुख हैं, आपके तो एक वोटर के ऊपर आपने मैन टू मैन मैपिंग कर रखी है, उनके जरिए पहुंचवा दीजिए, लोगों को बता दीजिए किस तरह से डील करना है, इस बीमारी से बचिए। जब आपका वोटर बचेगा तब तो आपको वोट देगा, जब आपका वोटर ये जानकार होगा। चलिए, मैं शरद जी के पास जाऊंगा, साथ देंगे जी। शरद जी, ये बताइए कि अगली बार, क्योंकि हर बार शुक्ल जी, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इस पे सरकार पूरी जिम्मेदारी से काम कर रही है, और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि बहुत जल्दी इस पे काबू पा लिया जाएगा, सब लोग सुरक्षित रहेंगे। जिस प्रकार वायरस पे काबू पाया गया, जो इससे ज्यादा गंभीर और विश्व की सबसे बड़ी महामारी थी, अब इस पे भी काबू पा लिया जाएगा। मुझे नहीं लग रहा है कि 2-3 हफ्ते से ज्यादा इसमें वक्त लगेगा। जैसे आपने देखा, पिछली बार 29,000 केस थे, अब की बार सिर्फ 7,000 केस हैं, और ये भी खत्म हो जाएंगे। जी, कृष्णकांत जी।
सत्ता का अहंकार छोड़ के यह सरकार जनता के लिए दिल से दिमाग से एकदम लगे, केवल भाषण और फोटोशूट तक न रहे। और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया है, इस तरह से सब लोग इसका पालन करें, केवल सरकार के भरोसे न रहे, क्योंकि यह सरकार सूट बूट और हैट वाली है, इस पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। जी अनूप जी। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सरकार संवेदनशील बने, विपक्ष की सलाह के प्रति सहिष्णु बने और इसके मंत्री, इसके अधिकारी अहंकार छोड़ करके जनहित में काम करने का प्रयास शुरू करें। और उत्तर प्रदेश की जनता के कहना चाहता हूँ, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया और जैसा स्वास्थ्यकर्मी बताते हैं, उसके अनुरूप अपना बचाव स्वयं करें, अपने बचाव के लिए स्वयं सचेत रहें, सरकार के भरोसे न रहें। सरकार अपने दूसरे काम में लगी है। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपका फाइनल कमेंट क्या है? बस पॉजिटिव रहिए। अगर आप पॉजिटिव हैं, अपने आप को पॉजिटिव रखे हुए हैं, 90% आप बचे रहेंगे और बाकी हम आपके साथ हैं। कभी कोई दिक्कत होती है, डॉक्टर सर ऑलवेज विथ यू। जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अनूप जी आपका शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कृष्णकांत पांडे जी आपका शुक्रिया, शरद जी आपका शुक्रिया और वैभव महेश्वरी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस डिबेट में हिस्सा लिया। इस डिबेट में हिस्सा लेने के साथ अपना अपना पक्ष रखा, क्योंकि ये वो मुद्दा है जो कि सीधे जनता से जुड़ा हुआ है। क्योंकि डेंगू जब फैलता है तो फिर एक पैनिक क्रिएट होता है और पैनिक क्रिएट में लंबी लंबी अस्पतालों के बाहर लाइन देखने को मिलती है और उसके बाद जो मरीज़ होते हैं वो परेशान होते हैं। आज की डिबेट में बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आई। जो विपक्ष था उसने बताया कि सरकार को क्या क्या करना है और सरकार ने भी अपनी उपलब्धियां गिनाई कि हम ये कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में अगर कहीं पर कोई कमी दिखती है तो वो मुझे खुद ये कमी दिखती है कि जो तैयारियां होनी चाहिए प्रशासनिक तौर पर, जिस तरह से मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया था नगर निगम की, नगर पालिकाओं की, वो उतनी तैयारियां करती दिखती नहीं हैं और ना ही उस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं कि घर घर जाके डोर टू डोर मैपिंग करके ये बताया जाए कि इस तरह के काम ना करें, पानी को ना रखें और उसके अलावा किस किस चीज़ों का इस्तेमाल करें। इसमें पूरी तरह से एक तरह से कहा जाए कि जो नगर निगम और प्रशासनिक तंत्र है वो फेल दिखता है। इसी वजह से ये बीमारी ज़्यादा बढ़ती है। उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब ये मौसम बदले तो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और अधिकारियों का भी मौसम नहीं बल्कि उनका मिजाज बदले। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए आप इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।